हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शेखर, आ गया हूं एक और नई वीडियो लेकर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने आगामी भर्तियों का एग्ज़ाम कैलेंडर दोस्तों जारी कर दिया है। 2024-25 में होने वाली भर्तियों के लिए दोस्तों एग्ज़ाम कैलेंडर। हालांकि दोस्तों इसके अलावा भी आपको कई अन्य नई भर्तियां देखने को मिलेंगी यूके पीएससी में, यूके ट्रिपल एससी में, या फिर अन्य कोई भर्ती आपको निश्चित रूप से देखने को मिलेगी। तो जितनी भर्तियां दोस्तों हमारे सामने हैं, तो इसके लिए दोस्तों हम तैयारी करेंगे। बिल्कुल दोस्तों शुरुआत से यहाँ पर तैयारी करने वाले हैं, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के दोस्तों 40 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाने हैं दोस्तों। क्यों अब आयोग दोस्तों जो है प्रश्नों को कूट के रूप में पूछ रहा है। यानी कि दोस्तों पहले तक ये होता था कि 100 प्रश्न, तो जैसे 100 प्रश्न रहेंगे, अब दोस्तों करीब 250 या 300 प्रश्नों में से दोस्तों आपके 100 प्रश्न बनते हैं, यानी कि कूट वाले प्रश्न दोस्तों अब बनते हैं। अब दोस्तों जो है परीक्षा का स्तर दोस्तों लगातार बढ़ रहा है। जैसा कि दोस्तों हम देखते आ रहे हैं कि पिछले 3-4 सालों से आयोग दोस्तों किस तरह से बदलाव कर रहा है। तो हम दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल शुरुआत से दोस्तों उत्तराखंड सामान्य ज्ञान का अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों इसमें हम देखेंगे उत्तराखंड राज्य प्रतीक चिन्ह अध्याय नंबर 1 से, तो 90 क्वेश्चन दोस्तों हम यहाँ से लेने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों हमारे चैनल पर हिंदी से संबंधित वीडियो अपलोड की जाएंगी, सामान्य ज्ञान, इसके अलावा करंट अफेयर संबंधित वीडियो भी अपलोड की जाएंगी। तो आप चैनल के साथ लगातार बने रहिएगा और अपनी तैयारी दोस्तों आपको कम से कम दोस्तों, मैं जो तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थी हैं, अगर आप जॉब करते हैं तो कम से कम दोस्तों 4 घंटे आप निकालिए, 4 से 6 घंटे कोशिश कीजिए, 4-5 घंटे न्यूनतम, 3 से 5 घंटे कम से कम। जो कहीं जॉब करते हैं या किसी जॉब में हैं या प्राइवेट जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, जैसी भी जॉब करते हैं, कम से कम दोस्तों 3-4 घंटे निकालिए। सुबह 1-2 घंटे, शाम को 1-2 घंटे, या फिर जितना आप बढ़ा सकते हैं, या कहीं और टाइम मिल जाता है तो। बाकी जो बच्चे अभी जॉब नहीं करते हैं, केवल तैयारी कर रहे हैं, तो आपको दोस्तों कम से कम 8 से 10 घंटा दोस्तों ज़रूर से देना चाहिए। बाकी आप भरपूर नींद लीजिए, अपना घूमना फिरना जो भी आप करते हैं, एक्सरसाइज जो भी आप चीज़ें आपको पसंद है वो भी करिए। बाकी कम से कम दोस्तों आपको 8 से 10 घंटा मुझे लगता है कि ज़रूर से देना चाहिए, जो या उससे ऊपर भी आप बढ़ा सकते हैं। तो आपके दोस्तों बड़े बड़े एग्जाम जो है निकलने शुरू हो जाएंगे। तो पहला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, क्योंकि दोस्तों हम देख रहे हैं अध्याय नंबर 1 उत्तराखंड राज्य प्रतीक चिन्ह। तो यहाँ दोस्तों जैसे कि हम पढ़ेंगे कस्तूरी कमल के बारे में, अभी ब्रह्म कमल, तो यहाँ से दोस्तों जितने भी फैक्ट होंगे वो भी आपको मिलते रहेंगे। तो सब कुछ दोस्तों बने रहेगा अंत तक। तो पहला प्रश्न है, किस वर्ष उत्तराखंड शासन द्वारा प्रतीक चिन्हों का निर्धारण किया गया? तो इसका सही उत्तर दोस्तों होने वाला है, आपको भी अपने मन में उत्तर सोचना है। और बाकी दोस्तों मैं अन्य ऑप्शनों को नहीं पढ़ूंगा, जहां पर दोस्तों एक्सप्लेन करने वाला हूं वहां पर आपको निश्चित रूप से बताऊंगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2001 में दोस्तों किया गया था राज्य प्रतीक चिन्हों का निर्धारण। तो बिल्कुल दोस्तों ये आपको याद रखना है। तो उत्तराखंड का राज्य चिन्ह दोस्तों आपने देखा ही होगा, और जो भी दोस्तों हमारे जो शासकीय कार्य होते हैं उसमें दोस्तों निश्चित रूप से इसका प्रयोग किया जाता है। उत्तराखंड शासन आप लिखा हुआ देखते होंगे, उत्तराखंड राज्य इस तरह से। और ये दोस्तों कैसा, इसका आकार दोस्तों कैसा, दोस्तों ये है समचतुर्भुज जैसा दोस्तों ये दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों हमारा यहाँ पर प्रश्न है, उत्तराखंड का राज्य खेल क्या है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। बाकी दोस्तों आपको भी अपने मन में उत्तर सोचना है, और 90 में से आपका स्कोर कितना रहा ये भी आपको निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में बताना है। ये दोस्तों जो फुटबॉल है इसे घोषित किया गया था 2011 में, 11 अगस्त 2011 को दोस्तों फुटबॉल को राज्य खेल घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की राज्य भाषा क्या है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन हिंदी भी है, संस्कृत भी है, या सी ऑप्शन है ए और बी दोनों, और डी ऑप्शन है अंग्रेजी। तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा उत्तराखंड की राज्य भाषा दोस्तों ये आपको देखने को मिलेगी, हिंदी भी है और संस्कृत भी है। तो संस्कृत को दोस्तों उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया है, ये आपको याद रखना है। और ये दोस्तों घोषित किया गया था 7 जनवरी 2010 को। अगला दोस्तों यहाँ पर हमारा प्रश्न है,
उत्तराखंड शासन द्वारा किस वर्ष फुटबॉल को राज्य खेल घोषित किया गया? तो अभी दोस्तों मैंने आपको बताया था 11 अगस्त 2011 को। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला दोस्तों यहां पर हमारा प्रश्न है, तो इसमें दोस्तों हम बिल्कुल बेसिक से देख रहे हैं उत्तराखंड राज्य के प्रतीक चिन्ह। तो इसी तरह से दोस्तों हम सब कुछ देखेंगे, बिल्कुल जो नई भर्तियां हैं इसके लिए हम दोस्तों बिल्कुल नए से शुरुआत कर रहे हैं। किस वर्ष संस्कृत को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया? दोस्तों अभी हमने बात की थी 7 जनवरी 2010 को। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका हो जाएगा 20 का बिल्कुल सटीक उत्तर। 7 जनवरी 2010 को दोस्तों संस्कृत को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया था। जिनको दोस्तों स्पीड थोड़ा कम लगती है वीडियो की, तो दोस्तों आप बढ़ा भी सकते हैं 1.25, 1.50 या फिर 2 की स्पीड में भी बढ़ा के आप देख सकते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है उत्तराखंड का राज्य गीत। तो उत्तराखंड का दोस्तों राज्य गीत क्या है ये यहां पर आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन अभिनंदन। ये दोस्तों हमारा राज्य गीत है। ये दोस्तों लिखा गया था 2016 में। 2016 में दोस्तों राज्य गीत को लिखा गया था 6 फरवरी 2016 को। तो ये दोस्तों एक शिक्षक हैं पिथौरागढ़ में, तो हेमंत बिष्ट, तो इनके द्वारा दोस्तों लिखा गया था उत्तराखंड का राज्य गीत। और राज्य गीत चयन समिति के दोस्तों जो अध्यक्ष थे वो थे लक्ष्मण सिंह बटोही। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। राज्य गीत चयन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो लक्ष्मण सिंह बटोही थे। इसके अलावा इसको गाया किसने है, आवाज़ किसने दी है? तो नरेंद्र सिंह नेगी। दोस्तों इनके गाने जरूर से सुन लीजिएगा, आजकल दोस्तों परीक्षाओं में भी आ रहे हैं नरेंद्र सिंह नेगी जी के, और अनुराधा निराला इन्होंने भी। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य गीत किनके द्वारा लिखा गया है? तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा हेमंत बिष्ट। 2016 में लिखा गया है। आवाज दी है दोस्तों नरेंद्र सिंह नेगी और अनुराधा निराला जी ने। लक्ष्मण सिंह बटोही दोस्तों ये राज्य गीत चयन समिति के अध्यक्ष थे। चंदन सिंह राही दोस्तों जो ख्वां बागा रे वाला गाना है वो दोस्तों इनका था। अगला प्रश्न है राज्य गीत चयन समिति के अध्यक्ष कौन है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा लक्ष्मण सिंह बटोही। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका सही उत्तर होने वाला है। तो राज्य गीत चयन समिति के अध्यक्ष थे लक्ष्मण सिंह बटोही, ऑप्शन नंबर बी। अगला दोस्तों यहां पर हमारा प्रश्न है उत्तराखंड राज्य गीत को कब मान्यता दी गई? दोस्तों कब मान्यता दी गई, कब दोस्तों राज्य गीत घोषित किया गया? तो 6 फरवरी 2016 को इसे दोस्तों मान्यता दी गई थी राज्य गीत को उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन अभिनंदन। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य गीत में किसने अपनी आवाज दी? दोस्तों ये हो जाएगा नरेंद्र सिंह नेगी और अनुराधा निराला। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होने वाला है। जागर सम्राट दोस्तों प्रीतम भरतवाण इनको कहा जाता है। जागर संरक्षण दिवस दोस्तों इनके जन्म दिवस को ही मनाया जाता है। अगला प्रश्न है सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो बिल्कुल दोस्तों आसान प्रश्न है, बेसिक चीजें हैं, ये आपको जरूर से पता होनी चाहिए। तो सत्यमेव जयते दोस्तों लिया गया है मुंडकोपनिषद से। कई अभ्यर्थी यहाँ पर डी भी कर देंगे जो बिल्कुल अनभिज्ञ होंगे इस चीज से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मुंडकोप उपनिषद से दोस्तों लिया गया है सत्यमेव जयते। जो दोस्तों हमारा राज्य चिन्ह है ना उसमें आपने देखा होगा कि जो अशोक की लाट के नीचे संस्कृत में सत्यमेव जयते लिखा गया है। तो वो दोस्तों जो उसमें लिखा गया है संस्कृत भाषा में लिखा गया है सत्यमेव जयते, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा हिमालय का मस्क डियर किसे कहा जाता है? ये दोस्तों यहां पर आपको बताना है हिमालय का मस्क डियर किसे कहा जाता है। तो इसका दोस्तों सही उत्तर होने वाला है कस्तूरी मृग को दोस्तों कहा जाता है हिमालय का
मस्कटियर। तो बिल्कुल आपको याद रखना है। अगर दोस्तों एग्जाम में आए कि कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम क्या है, दोस्तों वहाँ पर 3-4 आएंगे, जैसे कौन सा सुमेलित नहीं है। कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम होगा एक तरफ मोनाल का होगा, एक तरफ ब्रह्म कमल का होगा, एक तरफ बुरांस का होगा। वो सभी हम देखेंगे, अभी प्रश्न आने वाले हैं। अभी हम 12 प्रश्न पर पहुंचे हैं, तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। अब दोस्तों प्रश्न इस तरह से बनेगा, तो कस्तूरी मृग हो जाएगा इसका सही उत्तर। और कस्तूरी मृग का दोस्तों जो वैज्ञानिक नाम है वो है मास्कस काइसोकास्टर। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम क्या है? दोस्तों ये हो जाएगा मास्कस काइसोकास्टर। ये बिल्कुल दोस्तों आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा ही जाएगा। लोफोफोरस इम्पीजेनस, दोस्तों ये किसका वैज्ञानिक नाम है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। कॉमन पीकॉक, दोस्तों जो हमारी राज्य तितली है ना, वो है दोस्तों कॉमन पीकॉक, और इसका वैज्ञानिक नाम होता है पेपिलियो बाइनर। तो ये भी आपको याद रखना है। और लोफोफोरस इम्पीजेनस दोस्तों ये जो वैज्ञानिक नाम है ये है दोस्तों मोनाल का। मोनाल दोस्तों हमारा राज्य पक्षी है, ये भी आपको याद रखना है। और इसको हिमालय का मयूर भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी में है दोस्तों सोसूरिया अबुवेलेटा। ये दोस्तों किसका वैज्ञानिक नाम है? ये है दोस्तों ब्रह्म कमल का। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में कस्तूरी मृग की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? दोस्तों कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? दोस्तों ये हो जाएगा 4। तो 4 प्रजातियां दोस्तों कस्तूरी मृग की उत्तराखंड में पाई जाती हैं। अगला दोस्तों यहां पर हमारा प्रश्न है, निम्न में से कस्तूरी मृग किस परिवार का सदस्य है? ये आपको यहां पर बताना है। तो इसका दोस्तों सही उत्तर होने वाला है अंगुलोटा कुल का भी दोस्तों है, और मोसेडे परिवार का भी है। दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों परीक्षा वाणी में आपने पढ़ा होगा। कस्तूरी मृग दोस्तों आपको केदारनाथ में, फूलू की घाटी में, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, कश्मीर, सब जगह आपको देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य के जंगलों में कस्तूरी मृग कितनी मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं? दोस्तों ये भी अच्छा प्रश्न है, और इसका सही उत्तर हो जाएगा 3600 से लेकर 4400 मीटर की दोस्तों ऊंचाई पर पाया जाता है कस्तूरी मृग। इसका दोस्तों जो मुख्य भोजन है कस्तूरी मृग का वह है दोस्तों केदारपाती। अगला प्रश्न है यहां पर हमारा, किस स्थान में कस्तूरी मृग बहुतायत में पाए जाते हैं? तो अभी दोस्तों मैंने आपको बताया, तो केदारनाथ, फूलू की घाटी, पिथौरागढ़, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के अलावा किन राज्यों में कस्तूरी मृग पाया जाता है? दोस्तों हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, हेमंत बिष्ट जी किस कार्य से जुड़े हैं? जो दोस्तों अभी हमने देखा था कि राज्य गीत जिन्होंने लिखा है, तो वो दोस्तों शिक्षक हैं। 6 फरवरी 2016 को इनके द्वारा राज्य गीत लिखा गया था। अगला प्रश्न है, राज्य गीत की अवधि कितने मिनट है? तो राज्य गीत की दोस्तों जो अवधि है वो कितने मिनट? सही उत्तर दोस्तों होने वाला है हमारा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि दोस्तों जो राज्य गीत है इसकी गायन अवधि दोस्तों ये है 9 मिनट की। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, किन चिन्हों का प्रयोग शासकीय कार्यों में किया जाता है? तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा राज्य चिन्ह, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, राजकीय चिन्ह में कितनी पर्वत चोटियां दिखाई गई हैं? तो कितनी पर्वत चोटियां दोस्तों राज्य चिन्ह में दिखाई गई हैं, ये यहां पर आपको बताना है। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा 3। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, 3 पर्वत चोटियां दिखाई गई हैं। अगला प्रश्न है यहां पर हमारा,
किस चोटी में अशोक की लाट अंकित है? अशोक की लाट दोस्तों किस में है? तो आप दोस्तों राज्य चिन्ह को ध्यान से देखिएगा। तो अशोक की दोस्तों जो लाट है ना, वो है दोस्तों बीच में आपको दिखाई देती है। लाल में दोस्तों लिखा होगा, लाल कलर में देखिएगा राज्य चिन्ह को, अशोक की लाट बीच वाली में है। अगला प्रश्न है, राजकीय चिन्ह में कितनी पर्वत चोटियों के नीचे गंगा की कितनी लहरों को दर्शाया गया है? ये दोस्तों यहां पर आपको बताना है। तो गंगा की दोस्तों 4 धाराओं को, दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो 4 दोस्तों हैं, जैसे कि इसमें आपको देखने को मिलेगा गंगा, यमुना, रामगंगा और काली। तो 4 है नदियां, 4 जलधाराओं को उसमें दर्शाया गया है। अगला प्रश्न है, राजकीय चिन्ह किस रूप में है? दोस्तों किस रूप में है यहां पर आपको ये बताना है। तो ये दोस्तों समचतुर्भुज रूप में है, समचतुर्भुज रूप में है। और उत्तराखंड दोस्तों जो हमारा राज्य है, इसका आकार कैसा है? दोस्तों ये आयताकार है। और टिहरी का आकार दोस्तों तितली की तरह है, ये भी आपने पढ़ा होगा, अभी हम पढ़ेंगे भी। अगला प्रश्न है, अब दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है कस्तूरी मृग की, कौन सा सही नहीं है ये यहाँ पर आपको बताना है। कस्तूरी मृग का मुख्य भोजन केदारपाती है। दोस्तों बिल्कुल सही बात है, कस्तूरी मृग का जो मुख्य भोजन है वो केदारपाती है। कस्तूरी मृग की जो सूंघने की शक्ति है वो न्यूनतम होती है। नहीं नहीं दोस्तों, कस्तूरी मृग की दोस्तों जो सूंघने की शक्ति होती है ना, वो बहुत अधिक होती है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये दोस्तों गलत है। बाकी कस्तूरी मृग के पैर में 4 खुर होते हैं, बिल्कुल सही बात है। और कस्तूरी मृग की दोस्तों जो औसत आयु है वो 20 वर्ष होती है। गर्भधारण अवधि दोस्तों कितने की होती है? तो 6 महीने की होती है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, और सींग भी पाए जाते हैं कस्तूरी मृग में। अगला प्रश्न है, मादा कस्तूरी मृग की गर्भधारण अवधि होती है, दोस्तों ये होती है 6 माह। अगला प्रश्न है, कस्तूरी मृग अपनी आत्मरक्षा के लिए किसका उपयोग करता है? तो खुर तो दोस्तों नहीं, किसका दोस्तों इस्तेमाल करता है कस्तूरी मृग? तो ये दोस्तों हो जाएगा नुकीले दांत का। कस्तूरी मृग में दोस्तों सींग नहीं होते हैं, ये भी याद रखिएगा, सींग इसमें नहीं होते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा असंगत कथन चुनिए। कस्तूरी मृग अपना निवास स्थान छोड़ता है। दोस्तों ये निवास स्थान अपना कतई नहीं छोड़ता है, यही दोस्तों यहाँ पर हमारा असंगत कथन हो जाएगा, गलत कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी दोस्तों जो ऑप्शन नंबर बी है कि कस्तूरी मृग को जुगाली करने वाला मृग कहा जाता है, जो कि बिल्कुल सही कथन है। अगला है, कस्तूरी मृग का रंग भूरा एवं उसमें काले पीले रंग के धब्बे पाए जाते हैं, ये भी दोस्तों ठीक है। अगला प्रश्न है, किस मृग से कस्तूरी रसायन प्राप्त किया जाता है? कस्तूरी मादा मृग से या नर मृग से, यहां पर आपको बताना है। तो ये दोस्तों जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, कस्तूरी दोस्तों पाया जाता है नर मृग से। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। लगभग दोस्तों ये 3-3 वर्ष के अंतराल पर लगभग 30 से 45 ग्राम तक जो है प्राप्त किया जाता है। ये दोस्तों मृग के गुदा स्थित ग्रंथि में दोस्तों ये आपको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, ये दोस्तों जो है इसकी मतलब कि दवाई के रूप में ये प्रयोग होता है, जैसे कि दमा, मिर्गी, जो हृदय संबंधी जो रोग होते हैं, ये दोस्तों बहुत काम की चीज़ होती है, इसलिए जो है इसका शिकार भी किया जाता है, लोग करते हैं, तो जो कि गलत है। अगला प्रश्न है, एक बार में मृग से कितनी कस्तूरी प्राप्त की जा सकती है? दोस्तों ये हो जाएगा 30 से लेकर 45 ग्राम, अभी हमने देखा था, और 3-3 वर्ष के अंतराल पर भी। अगला प्रश्न है, किन रोगों की औषधि के रूप में कस्तूरी का प्रयोग किया जाता है? दमा व निमोनिया में भी दोस्तों होता है, मिर्गी व ब्रोंकाइटिस इसमें भी होता है, हृदय संबंधी रोगों में भी ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, कस्तूरी कितने प्रकार की होती है? ये दोस्तों आपको बताना है कि कस्तूरी
कितने प्रकार की होती है दोस्तों? ये 3 प्रकार की होती है। अब जैसे दोस्तों 3 प्रकार की कौन सी? जो नेपाल की दोस्तों कस्तूरी होती है वो दोस्तों कपिल कहलाती है। कश्मीर की जो होती है वो दोस्तों पिंगल कहलाती है। और सिक्किम की दोस्तों जो होती है वो कृष्ण कहलाती है। तो 3 प्रकार की होती है। अगला प्रश्न है, सुमेलित दोस्तों करना है। ये दोस्तों 3 प्रकार यहाँ पर आ गया है। देखिए, नेपाल की दोस्तों जो है वो हो जाएगा कपिल, तो ए का जाएगा 3, तो ए का 3 ए ऑप्शन में भी और बी ऑप्शन में भी है। नेपाल की दोस्तों हो जाएगा कपिल, और इसके अलावा सिक्किम की दोस्तों हो जाएगा कृष्ण, तो बी का 2। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी कश्मीर की हो जाएगी कस्तूरी पिंगल, तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रासायनिक रूप में कस्तूरी है। तो रासायनिक रूप से अगर दोस्तों देखा जाए तो इसको कहा जाता है कस्तूरी मिथाइल ट्राइक्लोरो पेंटाडेकेनॉल, तो ये आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कस्तूरी मृग संरक्षण के लिए कस्तूरी मृग विहार की स्थापना कब हुई? दोस्तों ये कब हुई थी? ये दोस्तों हो गई थी 1972 में। दोस्तों बिल्कुल आसान प्रश्न है, बिल्कुल आसान प्रश्न है। 1972 में हुई थी, केदारनाथ वन्य जीव विहार के अंतर्गत दोस्तों ये की गई थी। अगला प्रश्न है, अभी दोस्तों हम मेहरुरी कस्तूरी मृग अनुसंधान संस्थान जो कि 1970 में स्थापित हुआ था बागेश्वर में, ये भी दोस्तों आने वाला प्रश्न। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक कस्तूरी मृग वाला अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों ये है पिथौरागढ़ में। 1986 में दोस्तों ये बना था अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य। अगला प्रश्न है, कांचुला खर्क दोस्तों ये कहाँ है? दोस्तों कांचुला खर्क नामक जगह दोस्तों ये चमोली में है। कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना दोस्तों की गई थी कब? 1982 में, 1982। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला दोस्तों यहाँ पर हमारा प्रश्न है, उत्तराखंड का राज्य पुष्प ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम है। दोस्तों ये हो जाएगा सोसूरिया अबुलिटा। तो ये दोस्तों आपको याद रखना है, उत्तराखंड का जो राज्य पुष्प है ब्रह्म कमल, इसका वैज्ञानिक नाम है सोसूरिया अबुलिटा। लोफोपोरस इम्पीजेनस दोस्तों ये है मोनाल का, और रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम दोस्तों ये आपको देखने को मिलेगा बुरांस का। तो ये भी दोस्तों आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, नेपाल में ब्रह्म कमल को कहा जाता है। तो नेपाल में दोस्तों जैसे कि उत्तराखंड में भी कई नाम आपको देखने को मिलेंगे। हिमाचल प्रदेश में जैसे ब्रह्म कमल को दूधा फल कहा जाता है, ब्रह्म कमल को हमारे यहाँ कौलपदम कहा जाता है। इसके अलावा कश्मीर में जो है गलगल कहा जाता है। तो इसी तरह दोस्तों बताना है कि नेपाल में जो है ब्रह्म कमल को क्या कहा जाता है? दोस्तों ये कहा जाता है टोपागोला, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, राज्य के हिमालयी क्षेत्रों में ब्रह्म कमल कितने मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है? तो ब्रह्म कमल दोस्तों आपको देखने को मिलेगा 4800 से लेकर 6000 मीटर की ऊंचाई तक। अगला प्रश्न है, पूरे विश्व में ब्रह्म कमल की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो पूरे विश्व की दोस्तों बात हो रही है, तो कितनी दोस्तों प्रजातियां इसकी पाई जाती हैं? तो 210 इसकी प्रजातियां हैं। और अगर हमारे राज्य में बात करें तो 24 प्रजातियां इसकी हमारे राज्य में भी देखने को मिल जाती हैं ब्रह्म कमल की। और ब्रह्म कमल को दोस्तों कहा जाता है हिमालयी पुष्पों का सम्राट। जैसे दोस्तों केदारनाथ धाम में आप देखते हैं कि ब्रह्म कमल ये भगवान शिव को चढ़ाया जाता है। अगला प्रश्न है, राज्य में ब्रह्म कमल की कितनी प्रजातियां हैं? दोस्तों कितनी प्रजातियां हैं? तो 24 प्रजातियां हैं। पूरी अगर दुनिया में देखें तो 210 प्रजातियां हैं। अगला प्रश्न है, महाभारत के किस पर्व में ब्रह्म कमल को सौगंधित पुष्प कहा गया है? तो सौगंधित पुष्प दोस्तों कहा गया है महाभारत के वन पर्व में। ये आपको बिल्कुल मोहजवानी याद रखना है। अगला दोस्तों यहां पर हमारा प्रश्न है, किस वर्ष मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान की स्थापना की गई? दोस्तों ये कब की गई थी? 1977 में। दोस्तों ये कहाँ की गई थी?
बागेश्वर में दोस्तों की गई थी, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में ब्रह्म कमल को दूधा फल कहा जाता है? दोस्तों ये कहा जाता है हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है, किस पुष्प को हिमालयी पुष्पों का सम्राट कहा जाता है? दोस्तों ये कहा जाता है ब्रह्म कमल को। अगला दोस्तों यहाँ पर हमारा प्रश्न है, उत्तराखंड का राज्य पशु। तो उत्तराखंड का दोस्तों राज्य पशु बिल्कुल आसान है दोस्तों, ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा कस्तूरी मृग। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। राज्य पशु कस्तूरी मृग, हिमालयन मस्कड डियर, मास्कस काइसोगास्टर इसका वैज्ञानिक नाम है। उत्तराखंड का राज्य पुष्प है दोस्तों, ये हो जाएगा ब्रह्म कमल है। ब्रह्म कमल सोसूरिया अबविलेटा दोस्तों इसका वैज्ञानिक नाम है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा सुमेलित नहीं है? ये दोस्तों अब यहां पर आपको बताना है। राज्य वृक्ष बुरांस, राज्य पक्षी मोनाल, राज्य पुष्प ब्रह्म कमल, राज्य वाद्ययंत्र हुड़का। तो इसमें से दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा जो है सुमेलित नहीं है। तो राज्य वाद्ययंत्र दोस्तों ये है हमारा ढोल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बाकी दोस्तों सभी सही हैं। ढोल दोस्तों हमारा है राज्य वाद्ययंत्र दोस्तों, जो कि हरीश रावत जी के समय दोस्तों ये घोषित किया गया था। अगला दोस्तों प्रश्न है, कॉमन पीकॉक को राज्य तितली कब घोषित किया गया? ये दोस्तों अब यहाँ पर बताना है। दोस्तों कब घोषित किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 7 नवंबर 2016 को कॉमन पीकॉक को राज्य तितली दोस्तों घोषित किया गया था, जो कि दोस्तों 7000 फीट की ऊंचाई पर पाई जाती है। वैज्ञानिक नाम है पेपिलियो बाइनर। अगला दोस्तों प्रश्न है, हिमालयी क्षेत्रों में कॉमन पीकॉक कितनी फीट की ऊंचाई पर पाई जाती है? दोस्तों ये हो जाएगा 7000 फीट की ऊंचाई पर। अगला प्रश्न है, किस वर्ष लिम्का बुक में कॉमन पीकॉक को भारत की सबसे सुंदर तितली का खिताब प्राप्त हुआ? दोस्तों ये मिला था कब? 1996 में। 1996 में दोस्तों मिला था, ये बिल्कुल याद रखिएगा। और 2016 में दोस्तों देहरादून में बटरफ्लाई पार्क दोस्तों खोला गया था लच्छीवाला में। अगला प्रश्न है, कॉमन पीकॉक का वैज्ञानिक नाम क्या है? दोस्तों यह है पेपिलियो बाइनर। यह आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न है, कॉमन पीकॉक का जीवन काल कितने दिन का होता है? दोस्तों इसका जीवन काल बहुत छोटा होता है, लगभग कि 1 महीने के आसपास 30 से 35 दिन का इनका जो है जीवन काल पूरा रहता है। अगला प्रश्न है, किस पेड़ पर कॉमन पीकॉक अंडे देती है? दोस्तों किस पेड़ पर देती है? दोस्तों ये देती है टिमरू। टिमरू के पेड़ पर दोस्तों ये अंडे देती है और उसी को दोस्तों जो है ये खाती भी है। ये भी दोस्तों रोचक जानकारी है। अगला प्रश्न है, अब यहाँ पर दोस्तों सही कथन आपको बताना है। बात हो रही है दोस्तों यहाँ पर बुरांस की। बुरांस का जूस दोस्तों आपको पहाड़ों में देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल पीजिए, आप इंजॉय कीजिए, पीजिए। बहुत ही कि हृदय रोग के लिए जो है लाभकारी है, वैसे भी पीना चाहिए, अच्छी बात है। जूस पीजिए, बिल्कुल सही कथन है पहला वाला तो। और बुरांस वृक्ष को जो है वन अधिनियम 1974 के तहत सुरक्षित किया गया था, ये भी दोस्तों सही बात है। और अगला ऑप्शन है कि कन्नड़ में बुरांस को बिली कहा जाता है। ये आपको बताना है कि क्या ये भी सही है? जी हाँ दोस्तों, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये सभी के सभी दोस्तों यहाँ पर हमारे सही हैं। अगला प्रश्न है, हिमालय का मयूर दोस्तों ये कहा जाता है मोनाल को, मोर को नहीं दोस्तों। हिमालय का मयूर दोस्तों कहा जाता है मोनाल को, मोर को नहीं करना है। अगला प्रश्न है, मोनाल का वैज्ञानिक नाम है दोस्तों, ये हो जाएगा लोफोफोरस इम्पीजेनस। मोनाल का वैज्ञानिक नाम है पेपिलियो बाइनर दोस्तों, ये जो राज्य तितली है इसका वैज्ञानिक नाम है।
कॉमन पीकॉक का, मास्कस काइसोगास्टर कस्तूरी मृग का है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है मोनाल किस प्रजाति का पक्षी है? तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा फेजेंट, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है उत्तराखंड का राज्य पक्षी कौन सा है? दोस्तों ये हो जाएगा मोनाल। अगला प्रश्न है मोनाल की प्रजातियां हैं। तो मोनाल की प्रजातियां दोस्तों आपको इपेलस एवं स्केलेटरी, ल्यूरी, लिपोफोरेंस। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हिमालयी क्षेत्रों में मोनाल पक्षी कितनी मीटर तक की ऊंचाई पर पाए जाते? तो मोनाल दोस्तों आपको लगभग जो है देखने को मिलेगा 2500 से लेकर 5000 मीटर की ऊंचाई तक। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका सही उत्तर है। और ये दोस्तों जो मोनाल है, ये जो पक्षी है दोस्तों, ये घोंसला नहीं बनाती है, घोंसला नहीं बनाती है। और इसका प्रिय भोजन दोस्तों जो है आलू की फसल को दोस्तों ये खाती है मोनाल। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश में मोनाल पक्षी को क्या कहा जाता है? तो यहां पर आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नीले गुरु। अगला प्रश्न है मोनाल को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? मोनाल को दोस्तों जैसे हम स्थानीय भाषा में कह देते हैं मुनाल या मुनियाल। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है मोनाल पक्षी में प्रजनन क्रिया वर्ष में कितने बार होती है? दोस्तों ये 2 बार इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है मोनाल पक्षी का प्रिय भोजन दोस्तों ये हो जाएगा आलू की फसल है। केदार पाती दोस्तों ये कस्तूरी मृग था। पहाड़ी फल काफल ये दोस्तों अलग है। अगला प्रश्न है राज्य में वन्य जीव संरक्षण बोर्ड ने सर्वप्रथम मोनाल पक्षी की गणना कब कराई? दोस्तों ये अच्छा प्रश्न है। दोस्तों ये कराई थी 2008 में कराई थी। उस समय दोस्तों 919 के आसपास इनकी जो है संख्या बताई गई थी। तो ये हो जाएगा 2008 में। अगला प्रश्न है उत्तराखंड का राज्य पक्षी दोस्तों ये हो जाएगा मोनाल है। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका सही उत्तर है। कौन सा दोस्तों सही नहीं है यहां पर आपको बताना है मोनाल के बारे में। मोनाल पक्षी घोंसला बनाती है, यही दोस्तों यहां पर सही नहीं है, क्योंकि मोनाल पक्षी दोस्तों घोंसला नहीं बनाती है। तो घोंसला नहीं बनाती है तो कहाँ रहती है दोस्तों? ये चट्टान या फिर पेड़ जो है कि मतलब घोंसला नहीं बनाती है, पेड़ के छेद में ये अंडे देती है। नर मोनाल के सिर पर जो है मोर की भांति कलगी होती है, ठीक है। मोनाल सर्वाधिक मात्रा में केदार घाटी में पाए जाते हैं, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है बुरांस का वानस्पतिक नाम क्या है? तो बुरांस का दोस्तों वानस्पतिक नाम हो जाएगा रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम। अगला प्रश्न है बुरांस वृक्ष कितने मीटर तक की ऊंचाई पर पाए जाते हैं? तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा बुरांस दोस्तों पाया जाता है 1500 मीटर से लेकर 4000 मीटर की ऊंचाई तक। यह आपको याद रखना है। और फरवरी से लेकर दोस्तों अप्रैल के बीच में दोस्तों आपको पहाड़ों में लाल लाल बुरांस खिले हुए दिखाई देंगे। अगला प्रश्न है बुरांस किस कुल का वृक्ष है? तो बुरांस दोस्तों जो है वो एस्टेरेसी कुल का वृक्ष है। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा हिमाचल प्रदेश में बुरांस को क्या कहा जाता है? दोस्तों ये कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर बुरांसो। अगला प्रश्न है भारत में बुरांस की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? ये यहां पर आपको बताना है। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा 87। अगला प्रश्न है उत्तराखंड का राज्य वृक्ष दोस्तों ये है बुरांस। अगला प्रश्न है बुरांस कितने फुट की ऊंचाई पर पाए जाते हैं? दोस्तों ये हो जाएगा करीब 11,000 फीट की ऊंचाई पर दोस्तों बुरांस आपको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न दोस्तों यहां पर हमारा बुरांस वृक्ष की औसत ऊंचाई होती है। दोस्तों ये पहाड़ों पर आपने देखा भी होगा और बेहद ही दोस्तों मुलायम इसकी लकड़ी होती है। तो इसका दोस्तों जो सही उत्तर हो जाएगा ये दोस्तों लगभग जो रहता है वो रहता है 20 से 25 फीट। ज़्यादा बड़ा भी नहीं होता है, छोटा ही होता है। अगला प्रश्न है बुरांस के फूल खिलने की अवधि दोस्तों रहती है
ये रहती है फरवरी से लेकर अप्रैल। अगला प्रश्न है उत्तराखंड प्रतीक चिन्ह। तो हम दोस्तों चैप्टर ही पढ़ रहे हैं उत्तराखंड के प्रतीक चिन्ह। दोस्तों ये पुस्तक है, किसने लिखी है? ये लिखी है जगमोहन रौतेला जी ने। अगला प्रश्न है कस्तूरी मृग का मुख्य भोजन होता है। कस्तूरी मृग का मुख्य भोजन दोस्तों होता है, ये दोस्तों बिल्कुल आसान प्रश्न है और इसका से उत्तर हो जाएगा केदार पाती। बिल्कुल आसान है, केदार पाती। अगला दोस्तों यहां पर हमारा प्रश्न है असत्य, यहां पर आपको बताना है फुटबॉल 2011 में 11 अगस्त 2011, संस्कृत को 7 जनवरी 2010, कॉमन पीकॉक को 7 नवंबर 2016, ढोल को दोस्तों किया गया था 2015 में। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है राज्य वाद्य यंत्र ढोल बनाने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? दोस्तों ये किया गया था योगेंद्र भंडारी कमेटी का, योगेंद्र भंडारी कमेटी का, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है ब्रह्म कमल को स्थानीय भाषा में दोस्तों कहा जाता है कौलपदम। अगला प्रश्न है ब्रह्म कमल की प्रजाति है। तो ब्रह्म कमल की दोस्तों जो प्रजाति हैं ये है कस्तूरा कमल भी है, फेन कमल भी है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है किन स्थानों में ब्रह्म कमल पाए जाते हैं? दोस्तों केदारनाथ, फुलू की घाटी, पिंडारी ग्लेशियर, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है फेन कमल का वैज्ञानिक नाम है। तो फेन कमल दोस्तों ये भी ब्रह्म कमल का ही है। तो फेन कमल का दोस्तों यहां पर आपको वैज्ञानिक नाम बताना है, तो ये हो जाएगा सोसूरिया ग्रामिनीफोलिया। अगला प्रश्न है वर्ष में कितनी बार ब्रह्म कमल का पुष्प जो है खिलता है? दोस्तों ये खिलता है केवल एक बार। अगला प्रश्न है ब्रह्म कमल पौधे की ऊंचाई कितनी सेंटीमीटर होती है? दोस्तों ये हो जाएगा 70 से 80 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है ब्रह्म कमल के फूल खिलने का समय है। दोस्तों ये कब से कब के बीच में खिलता है, यहां पर आपको बताना है। दोस्तों इसका से उत्तर हो जाएगा जुलाई से लेकर सितंबर के बीच में। दोस्तों आजकल आपको ये देखने को मिल जाएगा। और ब्रह्म कमल दोस्तों जो पौधा है इसकी जो है जड़ों को दोस्तों पीसकर जो है हड्डी के रोग में भी दोस्तों ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है ब्रह्म कमल की जड़ जो है। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। दोस्तों आज हमने देखा उत्तराखंड राज्य प्रतीक चिन्ह से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इसके बाद हम देखेंगे उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास।